Hello guys, this is Vishwajit and I welcome you all to your favorite channel that is the ज्ञान ओडिसी जहाँ की आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और साथ ही साथ मिलता है आपको एक अपॉर्चुनिटी टू क्लियर योर एकेडमिक्स एंड बोर्ड एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। सो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिए और अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन हमेशा मेरे लिए दबाते रहिए ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियोस लाते रहूं और आपके इस ज्ञान के जो जर्नी है उसमें एक कंपेनियन की तरह आपका साथ निभाता रहूं मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी एनसीईआरटी 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 को के वीडियोस बना रहा हूं और उसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि हमारे इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट था। आज हम लोग जो है सेकेंड टॉपिक जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में कवर करना चाहूँगा बिकॉज के टॉपिक काफ़ी लंबा है और अगर मैं ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करूँगा तो भी ये टॉपिक मैं बहुत छोटे में तो कंप्लीट नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर बन नहीं पाएगी जो मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह के कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ कि आपका बिल्डअप हो। सो आई एम सॉरी गाइज अगर आपको एक वीडियो में चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला टारगेट है कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करके आपको प्रेजेंट करूँ। डोंट वरी, दोनों साथ में ही आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे दोनों वीडियोज़। चलिए आज का शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम से क्या समझते हैं कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमें ये बता रहा है कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और जो नेशन का जो हमारा आइडिया था, फर्स्ट नेशन का जो आइडिया था, वो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली चल रहे थे। मतलब पहला कोई इंसिडेंस ऐसा देखने को मिलता है अगर कि हाँ नेशनलिज्म किसी के बीच में जो है क्रिएट किया जा रहा है, फॉर्ज किया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि नेशनलिज्म फॉर्ज किया जाता है, अपने आप नहीं इमर्ज हुआ था। तो जो नेशनलिज्म को फॉर्ज किया गया था उसका पहला इंसिडेंट जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन रीड करके आपको समझाऊंगा। सो इसीलिए मैं इसको रीड करना अब चाहता हूं कि स्टार्ट करूं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये भी लाइन वही बता रहा है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था जिसमें कि नेशनलिज्म की बात होगी कि हाँ यहाँ नेशनलिज्म स्प्रेड होने की या फिर फॉर्ज किया जाना है, वो हमें क्लियरली दिखता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पिछले क्लास यानी कि क्लास 9th में पढ़ा होगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है आपने, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बोर्ड के बच्चों के लिए ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोर्ड के बच्चों का ही अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो डोंट वरी, अगर कुछ याद है तो ठीक है, नहीं तो इसका ये कंटिन्यूएशन होता है ये चैप्टर, इसलिए हमें वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। चैप्टर क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांस जो है टिल 1789 एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। इसका मतलब क्या हुआ? टेरिटोरियल स्टेट का मतलब होता है कि एक टेरिटरी के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं विदाउट एनी नेशनलिस्टिक फीलिंग अमॉन्ग देम, यानी उनके बीच में कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी बिकॉज कि सब अपने अपने कल्चर को खुद ही प्रैक्टिस करते थे। और दूसरी बात ये थी कि जो वहाँ के मोनार्क थे उनको, वो लोग कभी भी वहाँ के लोकल लोगों को कोई भी उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचते थे, उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते थे, जिसके कारण कि लोगों में एक काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट हुआ और एक रिवॉल्यूशन ये उस समय एक इमर्ज होता है। इसका नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं था, आप ये जान लो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे नेशनलिज्म के स्पिरिट लोगों में बहुत कम थी। ये इमर्ज होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ये स्टार्ट होता है, वो हम देखेंगे अभी चैप्टर में, आपको समझ में आएगा। तो ये फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था और पूरी तरह से ये एब्सोल्यूट मोनार्क था। और एब्सोल्यूट का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग। सो आप पिछले वीडियो में मेरे जाकर के देख सकते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग मैंने क्या समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जैसा कि आपने क्लास 9th में ये पढ़ा भी होगा कि
जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, उसके कारण ही पूरी तरह से पावर जो है अभी मोनार्की से ट्रांसफ़र हो गई थी फ्रेंच सिटीजन्स के बीच में। आप ये याद रखना कि कभी भी कहीं पर अगर कोई मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है मोनार्की और बाकी सब जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट यानी प्रजा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया है जो कि है आपका सिटीजन, फ्रेंच सिटीजन, यानी कि यहाँ से अब ये सिटीजन की बात करने लगे हैं। ठीक है, अब ये सिटीजन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब मोनार्की रूल जो है खत्म हो चुका है और यहाँ पर सारे लोग इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर इक्वल राइट्स होगी तो वहाँ पर सिटीजन की बात होगी ही होगी। ठीक है, सो द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। यहाँ से इन्होंने क्लियरली एक प्रोक्लेमेशन यानी कि एक क्लियरली घोषणा की कि अब जो होगा यहाँ पर नेशन को जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल। यहाँ की जो आइडेंटिटी होगी यानी कि यहाँ के जो लोकल लोग होंगे वही उस नेशन की आइडेंटिटी भी होंगे, और यही लोग यहाँ के गवर्नमेंट को भी चलाएंगे। यानी कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो चलेगी थ्रू पीपल, यानी कि डायरेक्टली बाय द पीपल। तो आपको ये मालूम होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है 91 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और फ्रांस में एक तरह से आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है। बट वहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्टली डेमोक्रेसी उसको मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था बिकॉज कि वहाँ पर आपको एक्टिव सिटीजन का फंडा था। अभी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का जो फंडा है और उसके बाद यूनिवर्सल सफरेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सो अगर इस टॉपिक में ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नेशनलिज्म को फॉर्ज किया जाना जरूरी था उस समय ताकि लोगों में यूनिटी आए और उनके खुद के एक नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाए ताकि लोगों के बीच में यूनिटी आ सके। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे यानी कि फ्रेंच के जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग बहुत सारे कोशिश कर रहे थे ताकि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में जगे, यानी कि एक सेंस ऑफ वननेस यानी कॉमननेस वो जगह लोगों के बीच में कि हमारे पास एक कॉमन बिलोंगिंग की कोई चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वी आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल और सॉन्ग और हाइम, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इससे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कई बार, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। मैं आपको कुछ स्पेशली क्वेश्चंस के लिए बना दूंगा वो वीडियो, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, और इसीलिए नेशनलिज्म की जब बात होगी तो इस पूरे चैप्टर को अगर आप नेशनलिज्म को ध्यान में रख के समझेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा समझना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस डेवलप कर पाए, तो उसमें उनके क्या क्या स्टेप्स थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कि वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है वो टाइम पे, वो हम देखते हैं। तो पहला जो उन्होंने काम किया था वो था, तो इससे मैं फर्स्ट पॉइंट दे करके लिखना चाहूँगा कि द आइडिया ऑफ ला पात्रे दैट इज द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन emphasized the notion of united community enjoying equal rights under a constitution। देखो यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, किसी भी वर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे जब ये हम ला पात्रे को देखते हैं यानी कि फादरलैंड की बात हो रही है, फादरलैंड जैसे हम फादरलैंड कहते हैं मतलब कि वो लैंड जहाँ की हमारे एंसेस्टर्स रह चुके हैं, उस लैंड से हमारी एक कनेक्शन बन चुकी है, यानी कि वैसा लैंड जहाँ के हमारे फादर रह चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स रह चुके हैं, तो वो हमारा अपना लैंड हुआ। और क्योंकि साथ में ही हमारे बहुत सारे ऐसे अदर कम्युनिटीज भी होंगे जो कि साथ में रहे होंगे, तो वो एक फ्रेंच सिटीजन की तरह वो देखने लगे अपने आप को। वाई? बिकॉज फ्रांस के जो भी लोग वहाँ पर रह रहे थे अपने आप को अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करके, वो टाइम पर और भी लोगों के जो एंसेस्टर्स थे वो भी साथ में रह रहे थे, यानी कि ये एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग। इसीलिए यहाँ पर ये फादरलैंड का कॉन्सेप्ट दिया गया ताकि जो फ्रेंच बोलने वाले चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि कम्युनिटी हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं बेस्ड ऑन एनीथिंग, जो कि लैंग्वेज पे भी हो सकता है, रिलीजन पे भी। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूँ बार बार कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो रह रहे थे उनको एक साथ एक वननेस की फीलिंग लाने के लिए द फादरलैंड का ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। और फिर एक कॉन्सेप्ट दिखता है ले सिटोयन,
जो कि है द सिटीजन। अब इनका लिंक देखो यहाँ पर वर्ड के साथ कैसे किया गया है, द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। तो यूनाइटेड कम्युनिटी को कौन यहाँ पर कौन सा वर्ड सिंबलाइज करेगा, द फादरलैंड, जहाँ के यूनाइटेड कम्युनिटी की बात हो रही है। यानी कि फादरलैंड जैसे ही बोला उन्होंने, तो कम्युनिटी जो है वो एक तरह से यूनाइट हो गई कि आप भी उसी लैंड से बिलोंग करते हैं जहाँ से कि मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे भी एंसेस्टर्स इसी लैंड पे रहते थे जो कि जिस तरह की आपके एंसेस्टर्स रहते थे। तो यानी हम में एक वननेस है। एंजॉइंग इक्वल राइट्स, अब यहाँ पर इक्वल राइट की बात होगी क्योंकि आपको मालूम था कि फ्यूडल सिस्टम था उससे पहले। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है वो आपको क्लास 9th में पढ़े होगे आप, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको अगर ज़रूरत है कि हाँ उस पर मुझे वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि फ्यूडल सिस्टम था क्या, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है वो। क्योंकि वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था और साथ ही साथ मोनार्की भी थे, तो इसका मतलब था कि वहाँ पर एक हायरार्की चलती थी सोसाइटी की। वो हायरार्की क्या होती थी वो मैं आपको फ्यूडल सिस्टम जब समझाऊंगा उसमें बता दूंगा। उस हायरार्की में क्या होते थे कि मोनार्क होता था जो कि किंग होता था, और उसके नीचे बाकी सब सब्जेक्ट होते थे। सब्जेक्ट, बाकी सारे लोग होते थे सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये कहलाते हैं प्रजा। यानी कि जो किंग होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं, उनके डिवाइन ओरिजिन की बात होती है। बाकी ये जो प्रजा होते हैं यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी जो है किसी नेशन का वो किंग से होता था, ना कि वहाँ के प्रजा से। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही ये ला पात्रे और ले सिटोयन का जो कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर लोग को इक्वल राइट्स मिल जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है इक्वल राइट्स। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है जिससे कि लोगों को इक्वल राइट्स मिलता है। अब यहाँ पर कोई प्रजा नहीं है, सब इक्वल हैं, यानी कि अब सिटीजन हो गए वो। अब वो प्रजा रहे नहीं, अब वो सिटीजन हो गए। क्योंकि वो सिटीजन है तो उनके पास इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था जो कि ये क्लियरली बताता है कि ये कोशिश की गई थी कि लोगों के बीच में एक कलेक्टिव वननेस या बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को जगा सके। दूसरा पॉइंट हमारा है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। क्योंकि जो पहले का फ्लैग था वो सिंबॉलिक था डेस्पोटिक रूल ऑफ मोनार्क का, इसीलिए उस सिंबल को हटाने के लिए लोगों के बीच में एक कॉमननेस क्रिएट करने के लिए एक ऐसा ट्राई कलर बनाया गया जिससे कि लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि यस दिस फ्लैग बिलोंग टू अस। हम लोग इस फ्लैग को, मतलब ये फ्लैग हमें बिलोंग करता है और हम लोग इस फ्लैग को बिलोंग करते हैं। और जैसे ही लोग अपने आप को कनेक्ट करेंगे उस फ्लैग से तो सब लोगों में एक यूनिटी आएगी। जैसे वो फ्लैग देखेंगे, जैसे एक हम लोग भी देखते हैं इंडियन फ्लैग, जब हम देखते हैं हमारे खुद के जो है गूजबम्स आने लगते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज कि हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि ये हमारा फ्लैग है, ये हमारे स्ट्रेंथ पावर को दिखाता है। और नेशनलिज्म में अपने जो भी कल्चर होते हैं, अपने बिलोंगिंग्स के ऊपर हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रेंथ, ये सब को फील कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। फिर से मैं वही कहूँगा, क्लास 9th में आपने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें स्टेट जनरल कौन होते थे मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ MPs इलेक्ट होते हैं, वैसे ही वहाँ पर स्टेट जनरल इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये स्टेट जनरल इलेक्ट होते थे और ये एक्टिव सिटीजन के द्वारा जो है इलेक्ट होते थे, यानी कि सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं होती थी। एक होता है आपका यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज में होता क्या है कि सारे लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, उनको वोटिंग राइट होती है। लेकिन जब एक्टिव सिटीजन की बात होगी कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट मिलेगी। वो डिपेंड करता था उनके टैक्स पेइंग कैपेसिटी पे, उनके प्रॉपर्टी ओनरशिप पे, इस पे डिपेंड करता था वो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्टिव सिटीजन। तो यानी कि इसलिए मैंने कहा था आपसे कि मैं इसे पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं कहूँगा, बिकॉज कि यहाँ पर सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे। थोड़ा सा एक रिकॉल करवा देना चाहूँगा कि 9th में आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ 4 मिलियन लोगों के पास वोटिंग राइट थी एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट जनरल जो है अब वो इलेक्ट होने लगे बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। पहले क्या होता था, अपने रिप्रेजेंटेटिव ये लोग खुद भेजते थे। और जो थर्ड स्टेट होता था लोअर लोगों का, यानी कि टॉप 2 स्टेट जो होते थे, एक पहला होता था क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, और तीसरे में आते थे बाकी सारे लोग। उसमें भी जो रिचर सेक्शन था यानी मिडिल क्लास के, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, वो लोग ही सिर्फ रिप्रेजेंट करते थे थर्ड स्टेट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिव सिटीजन जो हैं वो भी एक्चुअली रिचर मिडिल क्लास ही था। उसमें भी कुछ लोगों को जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी रखते थे उन लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। तो अब वो लोग जो है नेशनल असेंबली का रीनेमिंग भी कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के बीच में अब ये जो पुराने डेस्पोटिक सिंबॉलिक
जो भी चीज़ें थी, इंस्टीट्यूशन थे, उसको चेंज कर रहे थे ये, ताकि लोगों में नेशनलिज्म क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। नए नए यहाँ पर जो है हाइम्स यानी कि जैसे कुछ सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, इनके खुद के फोक सॉन्ग्स वगैरह, वो सब भी क्रिएट किए जाने लगे। ओथ्स टेकन, कस्में खाई जाने लगी, जैसे हम लोग देश के लिए कसम खाते हैं कई बार। मार्टायर्स कमेमोरेटेड, यानी कि जो शहीद हुए थे उनको, उनका गुणगान किया जाने लगा, ताकि लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म स्प्रेड हो, ठीक है, और लोगों में एक पेट्रियोटिज्म भी जगे। नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म दोनों अलग है। नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का डिफरेंस ये है कि पेट्रियोटिज्म में आपको रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है, जबकि नेशनलिज्म में आप एरोगेंट होते हैं। तो इसलिए नेशनलिज्म के खिलाफ भी कई बार आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो अपने लेक्चर उनकी जो होती है या फिर उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें वो कई बार कहते हैं कि नेशनलिज्म के अगेंस्ट वो बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एरोगेंस आता है इसीलिए। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory. एक centralized system बनाया गया जिसमें कि लोगों को एक कॉमन सिस्टम मिल रहा था, यानी कि अलग अलग नहीं था। हर एरिया में आप जैसे जगह चेंज करते हैं तो आपको उस जगह में कुछ और रूल्स होंगे, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया गया जिसमें कि लोगों को एक ही तरह के रूल पूरे नेशन में देखने को मिलेंगे, यानी पूरी कंट्री में देखने को मिलेगा, और एक जैसा ही लॉ सारे सिटीजन्स के लिए रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, सबसे पहले कस्टम ड्यूटीज होता क्या है? कस्टम ड्यूटीज एक तरह का टैक्स है जो कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे लगता है। वो कस्टम ड्यूटीज पहले जो है एक कंट्री के अंदर, जब मोनार्की रूल था तो एक स्टेट से, मान लो कि ये अगर एक कंट्री है तो इस कंट्री के अंदर में अगर डिफरेंट एरियाज में इसको डिवाइड किया गया है तो हर एरिया से जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते थे तो आपको यहाँ भी कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। यहाँ से फिर यहाँ क्रॉस करेगा आपका प्रोडक्ट तो यहाँ भी पे करना होगा, यानी ढेर सारे कस्टम ड्यूटीज आपको पे करने होते थे। उस सिस्टम को अब यूनिफॉर्म कर दिया गया और सारे कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को, और जो भी ड्यूज पहले के थे उसको भी अबॉलिश कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। आगे जब हम टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट वेट मेजर होते थे अलग अलग एरिया में। जर्मनी का एग्जांपल देके समझाया गया है। उसके टाइम पर आपको ये वेट्स एंड मेजर्स का क्या रोल होता है एक नेशनलिज्म को क्रिएट करने में, वो भी मैं समझा दूंगा। तो फिलहाल थोड़ा जल्दी में हम लोग वीडियो खत्म करना चाहते हैं, बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, क्या होता था, मैंने आपको बताया था डायलेक्ट्स का मतलब होता है एक ही लैंग्वेज में हल्का जो वेरिएशन आता है अलग अलग एरिया में, उसको कहते हैं डायलेक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल में यूपी में जो हिंदी बोली जाएगी वो अलग बोली जाएगी, थोड़ी अलग टाइप की, दिल्ली में अलग टाइप की होगी, हरियाणा में आपको अलग देखने को मिलेगा, पंजाब में भी अलग होगा, बिहार में अलग होगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं हिंदी का ही डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको डायलेक्ट्स कहते हैं। तो जो डिफरेंट डायलेक्ट्स थे जो फ्रेंच का, उससे सबको यूनिफॉर्म करके एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, वो था पेरिस में जो बोला जाता था उसको चुना गया और उससे जो है रीजनल डायलेक्ट्स को हटा करके उससे एक कॉमन लैंग्वेज नेशन का बना दिया गया। तो ये सारे जो आपको एक्टिविटीज़ देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी और जो उनके न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो आए थे उनके एफर्ट्स के कारण ये एक तरह से नेशनलिज्म की भावना जो लोगों में जगा रही थी, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट हो रहे थे और एक एरोगेंस उनमें भी आ रहा था। कैसे? अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ में आएगा, नॉट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैरा में। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। अब देखो यहाँ पर एरोगेंस आने लगा, क्योंकि आप अपने हर चीज़ से प्यार करने लगते हो नेशनलिज्म में, और आप अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानने लगते हो। यहाँ पर आप में एक एरोगेंस आता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं नेशनलिज्म के कारण, और इसके कारण आप अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर, सब पे बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हो, और यही घमंड आपको एक दिन फिर ले डूबता है, जैसा कि होता है नेपोलियन के साथ भी। चलिए वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पर ये पैरा कह रहा है कि रिवॉल्यूशनरीज ने ये माना, जब उन्होंने यहाँ फ्रेंच को पूरी तरह से आज़ाद करवा लिया, यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की, तो उन्होंने ये मानने लगे अपने आप को कि ये उनका मिशन है और ये उनका एक तरफ से गॉड की तरफ से, वो मतलब कि आप कह सकते हो कि उनकी डेस्टिनी है, वो जो उनको एक आदेश मिला है, कह सकते हो आप, कि फ्रेंच नेशन का ही ड्यूटी है कि पूरे यूरोप के पीपल को जो डेस्पोटिज्म मतलब होता है एक तरह से तानाशाही,
जो तानाशाही मोनार्की का जो रूल है उससे लोगों को आज़ादी दिलाया जाए। अब पूरे यूरोप को एक नेशन की तरह बनाया जाए, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम अ नेशन। यानी नेशन, वहाँ भी नेशनलिज्म क्रिएट करने की बात होगी, यानी कि इनडायरेक्टली ये अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाह रहे हैं बाय अटैकिंग अदर कंट्रीज एंड उनको अपने एरिया में मिला लेने के लिए। तो यहाँ पर एरोगेंस की सीधी बात है, यानी कि आप नेशनलिज्म में आप हमेशा से दूसरे की चीज़ों को अटैक करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, उसे भी आप सही लगते हैं, आप गलत को भी सही मानते हैं नेशनलिज्म जब आप में आता है तो। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। When the news of the events in the France reached different cities of Europe, students and the other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Jacobin club क्या था आपको याद होगा कि क्योंकि एक्टिव सिटीजन वाला सिस्टम था वहाँ पर, तो जो गरीब लोग थे जो टैक्स नहीं पे करते थे उन्होंने अपना ही ग्रुप बनाया था, उसको कहते थे जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है बीच में, क्योंकि उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, और क्योंकि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास वो पूरी तरह से पावर को अपने हाथ में रखती थी मिडिल क्लास, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करते थे, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, ज़्यादातर वो एक्टिविटीज़ होती थी ये एजुकेटेड मिडिल क्लास को बेनिफिट पहुंचाने का, जिससे कि जो लोअर क्लास थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर बने और वो एग्रेसिव होकर के पावर उनसे फिर शेयर भी करने लगते हैं, क्योंकि शेयर कहो या आप छीन लेना कहना आप चाहते हो, वो पावर शेयर करने लगते हैं वहाँ पर। तो जैकोबिन क्लब्स जो है, ये जैकोबिन क्लब से फ्रांस में नहीं बन रहा था, जो जैकोबिन क्लब का जो मेंबर्स जो है पूरे इंडिया में भी आए थे, कुछ इंडिया में भी जो है कुछ मेंबर्स थे जैकोबिन के, यानी कि पूरा यूरोप तो था ही, इंडिया में एक बंदा था जो कि फेमस था, मैं आपको नाम बता देता हूँ, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, क्योंकि आपको अगर ईयर याद होगा तो 1799 में उनकी डेथ होती है, तो यानी उससे पहले ये जैकोबिन क्लब बन चुका था और ये भी उसके मेंबर थे, टीपू सुल्तान भी। और फ्रांस से टीपू सुल्तान यानी मैसूर का बहुत अच्छा दोस्ती था। तो जैकोबिन क्लब जो है वो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो उसमें थे, जैकोबिन क्लब में सिर्फ लोअर क्लास ही नहीं थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोअर सेक्शन थे वो भी थे उसमें, तो वो लोग पढ़े लिखे होते थे ज़्यादातर। ऑफ यूरोप स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप द जैकोबिन क्लब, ये लोग भी अब बनाने लगे अपना जैकोबिन क्लब। स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये बेसिकली लॉयर, जो आपके प्रोफेशनल्स जो होते थे वो लोग एजुकेटेड होते थे, बाकी लोग बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स ये होते थे। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1970s। आप अगर यूरोप का मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस के चारों ओर जब आप देखते हो तो हॉलैंड जो है नीदरलैंड का पुराना नाम था, तो हॉलैंड ये रहा, बेल्जियम भी यहीं पर क्रिएट किया गया था, तो बेल्जियम यहीं पर रहेगा, स्विट्जरलैंड का कुछ पार्ट और इटली के कुछ पार्ट को इन्होंने फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इन एरियाज में होता क्या है कि इन लोगों, यहाँ के जो लोग थे वो वेलकम करते हैं किनको, नेपोलियन की आर्मी को और फ्रांस की आर्मी को, ताकि वहाँ पर उनको वहाँ से डेस्पोटिक रूल से आज़ादी मिल पाए। ठीक है, With the outbreak of the Revolutionary Wars, French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब ये क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म को अपने हिसाब से मोल्ड करके लोगों तक पहुंचा रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई आपको नेशन की जब बात होगी, यू फील कनेक्टेड टू आवर फ्रांस, आप अपने आप को कनेक्टेड फील कीजिए हमारे फ्रांस से, जिसकी पॉसिबिलिटी थी नहीं, आप ये भी समझ सकते हो। कल के डेट में हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर लें और उनको बोले कि भाई आपके दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए इंडिया के लिए, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। सो आगे क्या होता है हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, किसी भी तरह के आपके डाउट्स होते हैं आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर जो ऊपर में आपका फ्लैश हो रहा है मेरा मेल आईडी, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो जो भी डाउट्स होंगे मैं उस पर क्लियर कर दूंगा आपका। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। सो जैसा कि मेरे चैनल का टैगलाइन है, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग बी क्यूरियस, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से इंक्विजिटिव बनिए और मेरे से क्वेश्चन आप पूछते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, इतना कह के मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बी क्यूरियस। बाय बाय।